इंडिया का सबसे बड़ा बैंक स्कैम जिसे लोग धीरे धीरे भूल गए। सुबह के लगभग 10:30 बजे थे। मुंबई में स्थित एक बड़े सरकारी बैंक के ब्रैडी हाउस ब्रांच में एक सामान्य दिन की तरह काम चल रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबर बदल रहे थे, कर्मचारी फाइलों में व्यस्त थे, ग्राहक कतार में खड़े थे। लेकिन उसी दिन उसी शाखा के अंदर एक ऐसी डिजिटल एंट्री की गई जिसने भारत के बैंकिंग इतिहास की दिशा बदल दी। एक साधारण सा सिस्टम एंट्री, एक कोड, एक मैसेज, और कुछ ही घंटों में सामने आया लगभग 11,000 करोड़ से अधिक की अनियमितता। ये कहानी है 2018 के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की, जिसे आज भी भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड माना जाता है। एक ऐसा स्कैम जिसने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन समय के साथ लोग उसे भूलने लगे। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक फ्रॉड था, या ये भारतीय बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी चेतावनी थी? आज हम उसी कहानी को शुरुआत से अंत तक समझेंगे, तथ्यों के साथ, सच्चाई के साथ। अध्याय 1, वो दिन जब सच सामने आया। जनवरी 2018, पंजाब नेशनल बैंक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक। मुंबई के ब्रैडी हाउस ब्रांच में कुछ नए अधिकारी ज्वाइन हुए थे। एक कंपनी के प्रतिनिधि बैंक में आए और उन्होंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU जारी करने की मांग की, जो विदेशी बैंकों से अल्पकालिक क्रेडिट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इस बार सिस्टम में उस कंपनी के नाम पर कोई रिकॉर्ड नहीं था। जांच शुरू हुई। जब बैंक के स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम और कोर बैंकिंग सिस्टम का मिलान किया गया तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सालों से जारी किए गए LOU जो बैंक के मुख्य सिस्टम में दर्ज ही नहीं थे, मतलब हजारों करोड़ की गारंटी बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड से बाहर। यहीं से खुला पर्दा उस घोटाले का जिसमें शामिल था एक मशहूर नाम, नीरव मोदी। अध्याय 2, नीरव मोदी कौन था? नीरव मोदी एक नाम जो कभी लग्जरी ज्वेलरी की दुनिया में चमकता था। दुनिया के बड़े शहरों में स्टोर्स, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरें, इंटरनेशनल फैशन मैगजीन में कवरेज, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उपस्थिति। वो एक ग्लोबल ज्वेलरी ब्रांड का मालिक था। उसकी कंपनी फायर स्टार डायमंड और उससे जुड़ी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती थीं। लेकिन यह चमकदार दुनिया एक वित्तीय जाल पर टिकी थी। अध्याय 3, स्कैम कैसे हुआ? अब समझते हैं यह घोटाला हुआ कैसे। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक बैंक गारंटी होती है जिसके आधार पर कोई कंपनी विदेशी बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले सकती है। भारतीय बैंक गारंटी देता है कि अगर कंपनी पैसा नहीं चुकाएगी तो बैंक भुगतान करेगा। यह एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन यहां गड़बड़ी शुरू हुई। अंदरूनी मिलीभगत। जांच में सामने आया कि PNB ब्रैडी हाउस ब्रांच के कुछ कर्मचारी स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए बिना कोर बैंकिंग सिस्टम में एंट्री किए LOU जारी कर रहे थे, यानी बैंक के मुख्य रिकॉर्ड से बाहर गारंटी जारी की जा रही थी। विदेशी बैंक जैसे इलाहाबाद बैंक की हांगकांग शाखा और अन्य भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं इन LOU के आधार पर कर्ज दे रही थीं। साल दर साल ये प्रक्रिया चलती रही, 2011 से 2017 तक, और किसी को पता नहीं चला। अध्याय 4, रकम कितनी थी? शुरुआत में जो रकम सामने आई वो थी लगभग 280 करोड़ रुपए। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, राशि बढ़ती गई। अंततः कुल राशि लगभग 13,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड बन गया। अध्याय 5, खुलासा और देश से बाहर निकलना। सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? जब 2018 में यह मामला सार्वजनिक हुआ, तब तक नीरव मोदी भारत छोड़ चुका था। जनवरी 2018 की शुरुआत में ही वो देश से बाहर चला गया था। फरवरी में बैंक ने शिकायत दर्ज की। ये सवाल पूरे देश में गूंजा, क्या उसे पहले से पता था? अध्याय 6, जांच एजेंसियां मैदान में। मामले की जांच शुरू हुई। CBI, प्रवर्तन निदेशालय, ED, आयकर विभाग। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी पर केस दर्ज हुआ। देश भर में उनकी संपत्तियां जब्त की गईं। लग्जरी घर, ज्वेलरी स्टॉक, बैंक अकाउंट, विदेशी संपत्तियां, हजारों करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। अध्याय 7, लंदन में गिरफ्तारी। मार्च 2019, लंदन की सड़कों पर एक पत्रकार ने नीरव मोदी को देखा।
कुछ ही दिनों बाद ब्रिटिश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भारत ने उसके प्रत्यावर्तन की मांग की। यूके की अदालत में लंबी कानूनी लड़ाई चली। 2021 में यूके कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला किया कि उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। अध्याय 8, मेहुल चौकसी की कहानी। मेहुल चौकसी नीरव मोदी का मामा। वो एंटीगुआ और बारबडुआ की नागरिकता ले चुका था। भारत ने उसके प्रत्यावर्तन की कोशिश की। 2021 में उसे डोमिनिका में हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में वो फिर एंटीगुआ लौट आया। कानूनी लड़ाई जारी है। अध्याय 9, बैंकिंग सिस्टम पर असर। इस स्कैम का असर बहुत बड़ा था। शेयर बाजार में पीएनबी के शेयर गिर गए। सरकारी बैंकों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। आरबीआई ने एलओयू प्रणाली बंद कर दी। बैंकिंग ऑडिट और डिजिटल मॉनिटरिंग कड़ी हुई। स्विफ्ट और सीबीएस सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया। अध्याय 10, असली सवाल। क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की चालाकी थी या सिस्टम की कमजोरी? 6 साल तक करोड़ों की गारंटी जारी होती रही। ऑडिट में क्यों नहीं पकड़ा गया? ये सवाल आज भी चर्चा का विषय है। अध्याय 11, क्या पैसा वापस आया? सरकार और एजेंसियों ने दावा किया कि हजारों करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। कुछ संपत्तियों की नीलामी हुई। बैंकों को आंशिक रिकवरी मिली, लेकिन पूरी राशि की वसूली अभी भी चुनौती है। अध्याय 12, लोग क्यों भूल गए? 2018 में यह मामला हर न्यूज चैनल पर था, हर चर्चा में था, लेकिन समय के साथ नई खबरें आईं, नए विवाद आए, लोग आगे बढ़ गए। लेकिन बैंकिंग सिस्टम के लिए यह एक ऐतिहासिक सबक था। निष्कर्ष, यह सिर्फ एक स्कैम नहीं था। यह कहानी है भरोसे की, सिस्टम की कमजोरी की और सुधार की आवश्यकता की। यह भारत के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था, जिसने देश को सिखाया सिस्टम जितना डिजिटल होगा उतनी ही मजबूत निगरानी जरूरी होगी। और शायद यही वजह है कि आज बैंकिंग नियम पहले से कहीं अधिक सख्त हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर वो सिस्टम एंट्री उस दिन न पकड़ी जाती तो क्या यह घोटाला और वर्षों तक चलता रहता? यह था भारत का सबसे बड़ा बैंक स्कैम, जिसे समय ने धीरे धीरे खबरों से हटा दिया, लेकिन इतिहास से नहीं। और इतिहास हमेशा याद रखता है कि भरोसे की कीमत कितनी भारी हो सकती है।